अब यार यहाँ पे गीटो जो है वो गोजो से बात करते हुए उसे बोलता है कि यार काश अगर मैं मिसादा के पास ही होता तो मिसादा को कोई किडनैप ही नहीं करता। गोजो यहाँ पे उसकी बात काटते हुए बोलता है कि यार गीटो देखो कुछ भी नहीं हुआ, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से मिसादा को वापस से रेस्क्यू कर सकते हैं, वो भी रीका को बचाते हुए। अब यार यहाँ पे जो है गीटो और गोजो सोचते हैं कि आखिर किडनैपर्स जो हैं वो क्या चाहते होंगे, एंड ऑफ कोर्स जैसा कि तुम लोग सोच ही सकते हो किडनैपर्स यहाँ पे मिसादा के बदले रीका का बदला लेते हैं कि वो बोलते हैं कि रीका को हमारे पास लेके आओ एंड मिसादा को वापस ले लो। गोजो और गीटो यहाँ पे रीका की बात सुन के यही करते हैं, वो लोग किडनैपर्स के पास पहुंचते हैं, वो भी मिसादा को रेस्क्यू करने और वो भी रीका को लेके, लेकिन पहुंचते के साथ ही यहाँ पे गोजो और गीटो लिटरली बहुत इजीली उन सभी के सभी किडनैपर्स को आराम से हरा देते हैं एंड मिसातो को भी रेस्क्यू कर लेते हैं, जिससे रीका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इसके बाद ये लोग एक बीच पे मजे करने निकल जाते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार रीका को तो टेंगन सामा को दे रहा था ना, तो आखिर ये बीच क्यों आ गया? तो ऐसा इसलिए ताकि जो है रीका और मिसाता अच्छे से वापस से अपने आखिरी टाइम को गुजार सकें, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो रीका मिसाता से अलग होने ही वाली है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इमरजेंस डे है उसको अभी 2 से 3 दिन है, जिस वजह से यहाँ पे गोजो और गीटो आपस में बातचीत करते हैं एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दिन और जो है रीको को और उनकी जो है केयर टेकर मिसाता को आपस में रहने देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यार रीको भी एक नॉर्मल इंसान ही है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लाइफ को एंजॉय कर सके और काफ़ी ज़्यादा मज़े कर सके। और ऐसे ही किसी को उठा के सीधा इमरजेंसी के लिए पहुंचा दो टेंगन सामा के पास तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा, और इसलिए गोजो और गीटो यहाँ पे अभी नहीं जाते। अब इसके बाद यहाँ पे अगला दिन स्टार्ट हो जाता है एंड ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा मजा करते हैं। मतलब यार ये लोग खाना खाने जाते हैं, घूमते हैं, उसके बाद फिशेस को देखते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोजो जो है वो पिछले 3 दिन से नहीं सोया है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे रीको को प्रोटेक्ट करना है। एंड तुम्हें पता ही होगा रीको के सर के ऊपर जो है बाउंड्री लगी हुई थी, वो भी 10 मिलियन की, जिस वजह से यहाँ पे ना ही गोजो इतनी इजीली सोया है ना ही गीटो। इस वजह से यहाँ पे गीटो बोलता है कि भाई गोजो अब सब कुछ सही हो चुका है, अब हम लोग जुजुत्सु हाई के काफी करीब आ गए हैं, तो अब तुम शायद से रिलैक्स कर सकते हो। अब गोजो यहाँ पे रिलैक्स करने के बारे में सोच ही रहा होता है, इतने में ही कोई उसके पीछे से लिटरली तलवार घुसेड़ देता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही तोजी फुशिगुरु है जो कि ज़ेनिन क्लैन से ब्लॉक करता है। अब यहाँ पे शॉकिंग बात ये थी कि जितने भी हमारे जुजुत्सु सोर्सर होते हैं टॉप लेवल के, वो लोग किसी भी कर्स्ड एनर्जी वाले यूजर को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं एंड सेंस कर सकते हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ एकदम सरप्राइज अटैक हो ही नहीं सकता। एंड गीटो और गोजो तो भाई लिटरली टॉप लेवल के बंदे हैं, बट ये लोग बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाए हमारे तोजी को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा तोजी फुशिगुरु है उसके पास 0 कर्स्ड एनर्जी है, मतलब यूं कहूँ तो वो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से यहाँ पे ना ही गोजो और गीटो से सेंस कर पाते हैं और वो इतनी तेजी से आगे गोजो के पीछे तलवार घुसेड़ देता है ये किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे भले ही गोजो के अंदर तलवार घुस गई थी, वो पीछे मुड़ता है एंड बोलता है हाँ भाई हम पहले मिले हुए हैं क्या? एंड ये बात सुन के तोजी उसे जवाब बोलता है कि हाँ मिले हुए हैं, बहुत सालों पहले। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा गोजो जो है वो अभी एक बच्चा होता है एंड तोजी उसे देखने आया होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो गोजो क्लैन है उसके अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड उसके पास लिटरली बहुत ही पावरफुल आंखें हैं जो कि कुछ भी देख सकती हैं। एंड यही बात यहाँ पे तोजी अभी बता रहा होता है कि उस वक्त तो तुम बच्चे थे लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतनी इजीली सेंस कर लिया था, तो अब जबकि तुम बड़े हो गए हो तो मुझे बिल्कुल पता था कि अगर मैं नॉर्मली आता तो तुम मुझे एक झटके में सेंस कर लेते। इसलिए मैं ही हूँ जिसने रीको के ऊपर बाउंड्रीज लगवाई थी, तुम सोए भी नहीं एंड इसी वजह से यहाँ पे तुम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा थक गए और तुमने अपना गार्ड भी डाउन कर दिया, जिस वजह से मैंने तुम्हें बहुत इजीली अटैक कर लिया। यहाँ पे गीटो फौरी अटैक करने के लिए जो है अपनी कर्स्ड स्पिरिट्स को तोजी के ऊपर भेज देता है, लेकिन यार यहाँ पे गोजो जो है गीटो को रोकता है एंड बोलता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो, तुम यहाँ पे रीको को लेके जाओ एंड टेंगन सामा के पास छोड़ दो, क्योंकि यार टेंगन सामा के इमरजेंस का टाइम भी काफी ज्यादा क्लोज आता जा रहा है। तो यहाँ पे गीटो चाह रहा तो नहीं होता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, तो वो फटाफट से रीको को लेके यहाँ से निकल जाता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारा गोजो है वो तोजी को बोल रहा होता है हाँ भाई मार लिया लेकिन देख मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। एंड यहाँ पे तोजी देखता है एंड उसे पता चलता है
कि उसने गोजो के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको मिस कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पे गोजो अभी तक टिका हुआ था। एंड हम ये भी देखते हैं कि अभी के टाइम पे तोजी के पास जो तलवार है एंड उसके पास एक कर्स्ड स्पिरिट भी है, वो एकदम अलग है। मतलब जिस सॉर्ट से उसने गोजो के अंदर घुसी थी वो एक अलग थी और ये वाली एक स्पेशल है। अब यहाँ पे वैसे तो तोजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, ऊपर से उसके पास एक भी कर्स्ट एनर्जी नहीं है, जिस वजह से कोई और सॉर्सरर उसे सेंस भी नहीं कर सकता। बट क्योंकि गोजो के पास बहुत ही ताकतवर आइज हैं तो इस वजह से उसके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी गोजो को मारना। एंड ऊपर से तुम्हें तो पता ही है गोजो की इन्फिनिटी के बारे में, जिस वजह से उसे अटैक कर पाना बहुत मुश्किल था। गोजो के ऊपर अटैक इसी वजह से हुआ था क्योंकि उसके गार्ड काफ़ी ज़्यादा डाउन थे एंड वो रिलैक्स हो गया। अब इससे पहले यहाँ पे तोजी अटैक करे, गोजो जो है वो उसी पे अटैक कर देता है। बट जैसे कि मैंने बताया तोजी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो वो काफ़ी इजीली उस अटैक से डॉज कर लेता है एंड बच जाता है। एंड यहाँ पे वो जो है बेसिकली बहुत सारे पेड़ों को लेके जो है अपनी स्पीड का यूज़ कर रहा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गोजो के पास आने की कोशिश कर रहा होता है। बट यहाँ पे तोजी को भी पता है कि गोजो की जो इन्फिनिटी है वो उसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इस वजह से वो यहाँ पे अभी भी गैप बना के खेल रहा होता है एंड वो नहीं चाहता कि गोजो उसे देख सके। गोजो उसे सेंस तो नहीं कर सकता बट अपनी आंखों से अभी भी देख सकता है, जिस वजह से यहाँ पे जो तोजी है दिमाग लगाता है एंड बहुत सारे जो हैं वो इंसेक्ट्स को, फ्लाइज को उसके पास भेज देता है। ये सारे के सारे कर्स्ड स्पिरिट वाले थे तो वो गोजो को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे तोजी को गोजो देख नहीं पाता एंड गोजो को लगता है कि वो उस पर अटैक करेगा। बट यहाँ पे तोजी बिल्कुल भी अटैक नहीं कर, जिसे देख के यहाँ पे गोजो को लगता है कि वो बेसिकली रिको के पास चला गया होगा एंड ये सोचते के साथ ही यहाँ पे तोजी उसके पीछे आ जाता है एंड गोजो पे हमला कर देता है। और यहाँ पे तोजी ने किसी नॉर्मल वेपन से गोजो पे अटैक नहीं किया था, ये कर्स्ड स्पिरिट वाला स्पेशल ग्रेड का वेपन है जिसका नाम है इन्वर्टेड हेवेंस। एंड इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी टेक्निक को फॉल्स कर देगा। बेसिकली यूं बोल तो इसके ऊपर कोई भी टेक्निक काम नहीं आएगी एंड आप लोग बहुत इजीली अटैक कर सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे तोजी जो है वो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर पाया। और ऊपर से गोजो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था एंड वो थका हुआ भी था, जिस वजह से उसकी इन्फिनिटी ऑलरेडी वीक थी एंड वो एक स्पेशल ग्रेड के टूल से इजीली यहाँ पे हार गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो लिटरली ऑलमोस्ट मर गया। अब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट क्यों कहा वो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा मेन पार्ट आ जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे गीटो को जो कि रिको और मिसातो को लेके टेंगेन सामा के गुफा में लेके जा रहा है। एंड यहाँ पे इसे गुफा बोलो जो भी बोलो, ये बेसिकली यूं करूँ तो एक तरीके से टेम्पल है हमारे टेंगेन सामा के लिए, जहाँ पे ले जाने के बाद यहाँ पे रिको जो है वो मिसातो को फाइनल गुड बाय बोलती है क्योंकि इससे आगे यहाँ पे वो उसके साथ नहीं आ सकती हैं। एंड गीटो जो है वो भी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है एंड रिको को गाइड करने लग जाता है कि तुम्हें स्टेयर से चल के यहाँ पे जाना है और फिर इस तरीके से ऐसे जाना है, फिर तुम ही हो जो आगे जाके टेंगेन सामा से मिल सकती हो, क्योंकि गीटो को यहाँ पे कोई भी इजाजत नहीं है टेंगेन सामा से मिलने की, जिस वजह से वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। बट इसके बाद यहाँ पे गीटो जो है अपनी बात पलटता है एंड फिर बोलता है लेकिन तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो कहे कि तुम यहाँ पे नहीं जाओ एंड वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ को जियो। अब ये बात सुनते के साथ ही रिको थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बट यहाँ पे गीटो उसे बताता है कि मैंने और गोजो ने पहले ही आपस में डिसाइड कर लिया था कि अगर तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगी तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, क्योंकि इमरजेंस करना ऑलमोस्ट एक मौत के बराबर ही है। और यहाँ पे रिको ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो यहाँ पे बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ की तरह जीना चाहती हूँ। बचपन से ही सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं एक तरीके से स्पेशल हूँ एंड क्योंकि मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं थे एंड मेरी केयर टेकर थी मैं साथ, अब मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रूडली बिहेव करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छे से रहूँ एंड अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से बिताऊँ। ये बात सुनते के साथ ही गीटो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है एंड बोलता है कि चलो फिर हम लोग चलते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ हो पाए यहाँ पे हमारी रिको को कोई गोली मार देता है एंड तुम लोग समझ सकते हो ये भाई किस बंदे ने किया है। ये है हमारा
तोजी फुशिगुरु। मतलब यार लिटरली देख रहे हो ये बंदा कितना ज्यादा गंदा इंसान है। पहले पूरा बोलने दिया कि भाई बोल ले और फिर मार दिया, और यहाँ पे आने के बाद गीटू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि यार ऑफ कोर्स तुम लोग समझ सकते हो कि अगर तोजी यहाँ पे है तो इसका मतलब एक ही हुआ, गोजो हार चुका है। एंड ये सब कुछ सोचने के बाद गीटू लिटरली परेशान हो जाता है कि आखिर गोजो किस तरीके से हार सकता है। खैर यहाँ पे गीटो अपना रिको और गोजू का बदला लेने के लिए बहुत सारी पावरफुल कर्स्ट स्पिरिट्स को भेज देता है एक एक करके, और ये बिल्कुल एक स्पेशल ग्रेड्स की होती हैं जिनको हराना एक नॉर्मल बात तो नहीं थी। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तोजी लिटरली बहुत इजीली उन सभी को हरा रहा होता है। वो अपनी स्पीड एंड स्ट्रेंथ और अपना वो खास वेपन का यूज करके यहाँ पे सारे के सारे कर्स्ड स्पिरिट को हरा रहा होता है। एंड यहाँ पे ये सब कुछ करते हुए वो गीटो को बेसिकली अपनी बातें बताता है कि आखिर वो किस तरीके से इस वेपन को अंदर ले आ पाया। वो यहाँ पे बताता है कि उसके पास ये जो कर्स्ड स्पिरिट है रेड कलर की, ये कोई आम कर्स्ड स्पिरिट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी हो सकती है एंड बहुत ही ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, जिस वजह से इसने पहले ही इसके अंदर वेपन छुपा दिए थे, अपना वो स्पेशल ग्रेड का हेवीली रेस्ट्रिक्टेड वाला, और उसके बाद इसे काफी ज्यादा छोटा कर दिया था एंड फिर खा लिया था, जिस वजह से ये बिल्कुल भी इनविजिबल हो गई थी। एंड इसकी वजह से तोजी को कोई सेंस भी नहीं कर पाया, ना ही कोई पकड़ पाया। एंड यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो तोजी है वो बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल हेवनली रेस्ट्रिक्टेड बंदा है। मतलब यूं कहूँ तो इसके पास जीरो कर्स्ट एनर्जी होने की वजह से इसकी जो बाकी की पावर्स हैं लाइक रॉ स्ट्रेंथ, रॉ स्पीड एंड पांचों के पांचों सेंसेस वो काफी ज्यादा एनहेंस हो चुके हैं। यूं कहूँ तो बेसिकली तोजी एक सुपर ह्यूमन है विदाउट कर्स्ट एनर्जी। खैर यहाँ पे जो हमारे गीटो होता है वो बारी बारी और भी ज्यादा कर्स्ट स्पिरिट को भेज रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, बट वो देखता है कि तोजी उन सभी को जो है बहुत इजीली हरा रहा, और एंड में आखिरकार यहाँ पे गीटो भी हमारा हार जाता है एंड वो भी तोजी के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से पिट चुका होता है। बट तोजी यहाँ पे गीटो को पूरी तरीके से नहीं मारता। खैर यार यहाँ पे जो कुछ भी हो, तोजी ये सब कुछ काम निपटा के रिको को वही स्टार प्लाज्मा ग्रुप के पास ले जाता है, जो कि इसको लेने के बाद तोजी के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो तोजी को एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है। एंड यहाँ पे जो एजेंट है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हमें पता नहीं था कि तुम रिको को इतनी आसानी से मार दोगे एंड गोजो और गीटो को भी काम निपटा दोगे। जिसके बाद यहाँ पे तोजी अपने पैसे वैसे लेके निकल जाता है एंड जैसे ही वो यहाँ से निकलता है वो क्या देखता है, उसके सामने होता है हमारा गोजो। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा गोजो अभी पूरी तरीके से नहीं मरा है एंड ये बिल्कुल सही बात होती है, क्योंकि अभी हम देखते हैं हमारा गोजो जो है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह हंसना शुरू हो जाता है। वो बोलता है जब मेरी तुमसे फाइट हो रही थी तब मैं तुमसे लड़ाई करने पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को हील करने पे फोकस कर रहा था एंड मैंने फाइनली उस टेक्निक का भी यूज कर लिया जिसके बारे में मैं बहुत ही दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था। बट तोजी यहाँ पे उसकी बात का जवाब देते हुए ये बोलता है कि अच्छा तो चलो अभी फाइट को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे तोजी और हमारे गोजो की आपस में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। बट इस बार तोजी देखता है कि गोजो को हराना इतना आसान इस बार नहीं हो रहा है। जो हमारा गोजो है वो पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका है एंड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यूं कहूँ तो तोजी का कोई भी अटैक उस पर अलग ही नहीं रहा होता। एंड जैसे कि मैंने बताया था तोजी के पास जो वेपन है वो गोजो की इन्फिनिटी को भी बाईपास कर सकता है। तो तोजी अभी वही करता है, वो अपने उस वेपन को एक चेन से अटका देता है एंड उसके बाद उसे घुमा घुमा के यूज करना स्टार्ट कर देता है। एंड ये वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल एंड डेडली टेक्निक हो जाती है, लेकिन गोजो के ये अभी भी हिट नहीं कर रही होती है, जिसका मतलब यही होता है कि गोजो अब पहले से बहुत पावरफुल हो चुका है। एंड इसके बाद गोजो उसे बताता है कि मैंने यही एक टेक्निक नहीं है जिसे मैंने मास्टर कर लिया है, और वो यहाँ पे तोजी पे जो है रिवर्स्ड कर्स टेक्निक को भी यूज कर लेता है, चूंकि होती है रिवर्स्ड कर्स रेड टेक्निक एंड ये लिटरली बहुत पावरफुल होती है, जिसने तोजी को भी शॉक कर दिया होता है। बट गोजो इतना ही नहीं करता, गोजो फटाफट से तोजी पे अपना दूसरा एक बहुत पावरफुल अटैक का यूज करता है, जिसे हमने पिछले पार्ट्स में भी देखा हुआ है, जिसका नाम है होलो पर्पल। एंड इसका यूज करके वो तोजी को लिटरली आधा काट देता है, जिसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हमारी दूसरी राउंड की बैटल में गोजो ने तोजी को हरा दिया है एंड अब तोजी ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। इससे पहले गोजो उस पे पूछता है कि हाँ भाई तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं, एंड यहाँ पे तोजी उसे बताता है अपने मेगमी नाम के बेटे के बारे में। वो बताता है क्योंकि मैं सैनिन क्लैन से बिलोंग करता हूँ तो कुछ सालों बाद जो है
मेगमी को जो है ज़ेनिन क्लैन परचेज कर लेगी। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मैं चाहता हूँ कि गोजो तुम देखो तुम्हें मेगमी के साथ क्या करना है। एंड गोजो उसकी बात को सुन के याद कर लेता है एंड इसके बाद तोजी की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गीटो को, जो कि हमारे स्टार प्लाज्मा ग्रुप की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे बीच में उसे वही तोजी की जो है कर्स्ड स्पिरिट दिखती है, जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। जैसे देख के यहाँ पे गीटो फिर से शॉक हो जाता है कि आखिर उस कर्स्ड स्पिरिट की ऐसी हालत किसने करी, और वो फटाफट से भाग के स्टार प्लाज्मा ग्रुप के अंदर जाता है, जहाँ पे वो देखता है हमारे गोजो को, जिसने रिको की बॉडी को लिया हुआ है एंड वो वहां से निकल रहा है। एंड ये देखते के साथ ही जो है हमारा गोजो वो गीटो से बोलता है, तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, इन सबको मार दें? अब वो इन सबको वो बोल रहा होता है वही लोग जो यहाँ पे तालियां बजा रहे होते हैं हमारी रिको की डेथ से, जिस वजह से यहाँ पे गोजो को तो गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन गीटो उसे बोलता है नहीं रहने दो, इसे करके हमारे पास कोई फायदा नहीं है। एंड इसके बाद गीटो और गोजो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1 साल बाद का सीन, जो कि 2007 में होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि गोजो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज करना सीख लिया है एकदम मास्टरी लेवल पे, जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है जब चाहे। अपनी रिवर्स कर्स रेड टेक्निक का भी यूज कर लिया है पूरी मास्टरी लेवल पे, जो कि उसने तोजी से फाइट में सीखी थी। एंड अपना फाइनल एक पावरफुल अटैक होलो पर्पल को भी मास्टर कर लिया पूरी तरीके से। और इसके अलावा उसकी इन्फिनिटी जो है अब वो एक ऑटोमेटिक में आ चुकी है, जहाँ पे गीटो और शोको उसके ऊपर कई सारे ऑब्जेक्ट्स थ्रो करते हैं, बट उसमें से जो इरेजर है वो गोजो को हिट कर जाता है, बट पेंसिल नहीं करती है। और वो यहाँ पे यही समझाता है कि मेरी ये जो ऑटो इन्फिनिटी है ये अब इस तरीके से काम करती है कि जो ऑब्जेक्ट मेरे लिए डेंजरस होंगे वो उन्हें हिट नहीं करने देगी, और जो भी जो हैं ऑब्जेक्ट्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, जो मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं होंगे, मेरी इन्फिनिटी उन्हें अपने अंदर आने देगी। जैसे कि जो इरेजर था उसने इन्फिनिटी को बाईपास कर लिया था क्योंकि वो गोजो के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो शार्प पेंसिल है वो क्योंकि नोकीली थी तो इस वजह से वो इन्फिनिटी को हिट नहीं कर पाई। जिस वजह से यूं कहूँ तो बेसिकली गोजो की इन्फिनिटी अब हर वक्त एक्टिवेट रह सकती है, भले वो टायर्ड हो, सो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसकी इन्फिनिटी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस हो गई। अब यार क्योंकि ये सब कुछ हो चुका था कि हमारा गोजो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और शोको ने भी मिशंस पे जाना काफी कम कर दिया। और यहाँ पे क्योंकि हमारा गीटो जो है अब वो अकेला हो चुका है, क्योंकि जो गोजो है वो क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो अब उसे काफी सारे मिशन अकेले ही मिलते हैं। एंड शोको ने जो है मिशंस करना छोड़ दिए हैं एंड गीटो अकेला है, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, उदास हो जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा अपने आप पे सोचना शुरू कर देता है। उसे वो सारी चीजें यादें आने शुरू हो जाती हैं जो 1 साल पहले हुआ था, कि रिको की डेथ, वो स्टार प्लाज्मा ग्रुप का वहाँ पे तालियां बजाना, वो लोगों का खुश होना। जो पहला वाला गीटो था जो नॉर्मल इंसानों को एक नॉर्मल लोगों की तरह मानता था, अब वो एक नॉर्मल लोगों को बहुत बुरा गंदा समझता था। गीटो को वो सारी बातें फालतू लग रही होती हैं एंड वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे ऐसे ही लोगों को बचाना है तो मुझे नहीं रहना जुजुत्सु सोर्सर। कई दिनों तक गीटो यही सारी बातों को सोचने लग जाता है, और एक दिन वो मिलता है एक ग्रेड 1 के सोर्सरर को, जिसका नाम होता है हाइबारा, जो कि उससे छोटा होता है काफी ज्यादा। एंड वो उससे बात करते हुए उससे एक चीज पूछता है कि हाइबारा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें जुजुत्सु सोर्सरर बना रहना पड़े, जबकि तुम्हें पता है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो काफी ज्यादा बुरे होते हैं। हाँ, उनमें कई सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब देख के ऐसा लग रहा था गीटो ये क्वेश्चन हाइबारा से नहीं पूछ रहा बल्कि अपने आप से पूछ रहा है, क्योंकि अभी भी वो उससे वो सारी चीजें याद होती हैं जो उन घटिया लोगों ने की होती हैं रिको की डेथ पे। हाइबारा उसका जवाब देते हुए ये बोलता है कि देखो, जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं मैं उनको जज नहीं कर सकता, कौन अच्छा है कौन बुरा है मैं ये तो नहीं समझ सकता, लेकिन मैं सबको बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। और मुझे इतना पता है कि जो कर्स्ड स्पिरिट हैं वो सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमंस के लिए। अगर मैं उन सभी को खत्म कर दूं तो सारे के सारे जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो अच्छे से गुजर पाएंगे, भले उनमें अच्छे भी हों बुरे भी हों। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच एक तीसरी जो है स्पेशल ग्रेड की सोर्सरर आ जाती है, जिसका नाम होता है यूकी। अब यूकी के आने के बाद हाइबारा वहां से चला जाता है क्योंकि उसे एक मिशन आ गया था। एंड जो यहाँ पे यूकी होती है वो गीटो से बात करने लग जाती है। गीटो भी उसे अपनी सेम चीजों के बारे में बताता है जो उसने हाइबारा से डिस्कस करी थी। यूकी उसके जवाब में यहाँ पे ये बोलती है कि देखो, मेरे पास 2 ही सॉल्यूशन है इन सब चीजों के लिए। पहली तो ये
कि जो भी हमारे जितने भी लोग हैं जो कि सॉर्सरर नहीं है, मैं उन सभी को मार दूं, क्योंकि जो हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर होते हैं उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, जिस वजह से कोई भी कर्स्ड स्पिरिट उनसे नहीं निकल के बनती। जितनी भी कर्स्ड स्पिरिट्स होती हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन की एनर्जी से ही निकल के बनती हैं, लेकिन क्योंकि ये करना इतना पॉसिबल नहीं है तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, जो कि है कि मैं जितने भी कर्स्ड एनर्जी वाले नॉर्मल ह्यूमंस हैं उन सभी को उनकी एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दें। मतलब यूं कहूँ तो सारे के सारे लोगों के अंदर कर्स्ड एनर्जी होती है बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट यूकी के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि वो उन सभी को उनकी एनर्जीज कंट्रोल करना सिखा दें एंड सॉर्सरर बना दें। यूकी यहाँ पे ये भी बताती है कि जो उसका ऑप्शन 1 है पहले वो उसी को सोचती थी, लेकिन जब से तोजी की डेथ हुई है उसने उस ऑप्शन को सोचना बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तोजी फुशिगोरो के बारे में तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि उसके अंदर 0 कर्स्ड एनर्जी थी, जिसका मतलब ये है कि उससे कोई भी कर्स्ड स्पिरिट नहीं बन सकती थी, बट वो काफी ज्यादा पावरफुल था। क्योंकि उसके अंदर कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी तो उसके सेंसेस, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गई थी। बट अब क्योंकि वो मर गए तो यूके के लिए वो एग्जाम्पल एक तरीके से एक फेक चीज बन चुकी है। अब यहाँ पे गीटो के दिमाग में जो है वो ऑप्शन 2 नहीं बल्कि ऑप्शन 1 ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, जो कि होता है कि सारे के सारे जो आम लोग हैं उन सभी को मार देना। बट वो ये बात यूकी से शेयर नहीं करता है एंड यूकी जो है बाद में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो गीटो है वो एक दूसरे मिशन पे पहुंच चुका, जहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, मतलब वही कर्स्ड स्पिरिट टाइप की चीजें। अब यहाँ पे गीटू जो है वहाँ पे जाता है और सभी की सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। बट तभी गीटू एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे वो देखता है 2 बच्चियों को, जिसको बेसिकली एक जेल के अंदर रखा हुआ है एंड इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। इन्हें लोग वहाँ पे जितने भी विलेजर्स होते हैं वो इन्हें श्रापित बोल रहे होते हैं एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि गीटू यहाँ पे महसूस कर लेता है कि वो जो 2 बच्ची हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी प्रोसेस करती हैं। यूं कहूँ तो बेसिकली वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर ही है एंड ये बात देखने के साथ ही गीटू जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जितने भी जो नॉर्मल लोग थे ह्यूमंस वो सभी के सभी उसे बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गालियां दे रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं उस बच्चियों को। अब ये देख के गीटू को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जितने भी विलेजर्स थे वो उन दोनों बच्चियों को लिटरली किसी कुत्ते की तरह जो है रखा हुआ होता है एंड उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं। अब ये देखने के साथ ही गीटू को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जितने भी नॉर्मल विलेजर्स थे वो उन दोनों बच्चियों को एक आम इंसानों की तरह नहीं देख रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे गीटू तो वैसे आया होता है इन विलेजर्स को बचाने, बट यहाँ पे वो पता है क्या करता है, वो अपनी कर्स्ड स्पिरिट्स को निकालता है एंड पूरे के पूरे विलेज को लिटरली तबाह कर देता है, खाली उन 2 बच्चियों के लिए। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जो आम आदमी होते हैं नॉर्मल ह्यूमंस वो लिटरली बहुत बुरे हैं, उनके अंदर किसी के लिए भी इमोशंस नहीं है और वो ज्यादातर बुरे ही होते हैं। बट जो हमारे सॉर्सरर होते हैं वही होंगे जो आगे जाके जिए। इसके बाद जो हमारे टीचर यागा हैं वो ये सारी की सारी बात गोजो को भी बता देते हैं कि किस तरीके से गीटो ने लिटरली 112 लोगों की हत्या कर दी है एंड यही नहीं उसने अपने माँ बापों को भी मार दिया। गोजो उसकी बात को यहाँ पे झूठा कहने लग जाता है एंड बोलता है नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, गीटो मेरा दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो ही तो है जिसने मुझे कब से समझाया है कि जो आम लोग हैं हमें उन्हें ही बचाना होता है, तुम झूठ बोल रहे हो। गोजो यहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा होता है कि उसका दोस्त ऐसा कर सकता है। बट आखिरकार गोजो के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि आखिर गीटो ने क्या कर दी है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है शोको, जिसके बाद जो है गीटो आ चुका होता है। अब यहाँ पे गीटो बस ऐसे ही शोको से मिलने आया होता है एंड वो शोको से अपनी बात शेयर कर देता है कि आखिर वो इस तरीके से क्यों कर रहा है। बट शोको यहाँ पे गोजो को कॉल करके बुला लेती है एंड कुछ देर में यहाँ पे गोजो भी आ जाता है। गोजो आते के साथ ही यहाँ पे गीटो पे चिल्लाना शुरू हो जाता है एंड बोलता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने लोगों को मार दिया, तुमने अपने माँ बापों को भी मार दिया, तुम सबको मारने वाले हो, खाली सॉर्सरर को रखने वाले हो। गोजो यहाँ पे गीटो पे भड़क उठता है एंड बोलता है तुम ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं। गीटो उसकी जवाब देता है कि हाँ भाई, गीटू यहाँ पे उसकी बात का जवाब ये देते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए शायद ये पॉसिबल हो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों को खत्म करना एक काफी बड़ा टास्क है, लिटरली इतने सारे लोग हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन मैं सबको नहीं खत्म करूंगा, मैं उन लोगों को ही खत्म करूंगा जो अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वो 2 बच्चियां थी,
गीटो उन्हें नहीं मारेगा। गीटो यहाँ पे ये भी बोलता है कि काश अगर मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग होता गोजो, तो मैं पूरी की पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकता था। गीटो यहाँ पे गोजो की ये बात का जवाब दे के वहां से जाने लग जाता है और गोजो जो है गीटो को ही मारने की कोशिश करता है। बट ऑफ कोर्स अगेन गोजो के लिए भी गीटो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो गोजो गीटो को नहीं मार पाता एंड गीटो वहां से चल जाता है। इसके बाद गोजो ये सारी की सारी बात टीचर यागा से शेयर कर देता है कि किस तरीके से गीटो क्या चाहता है एंड वो क्यों कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें। खैर अब जो कुछ भी हो, गोजो का जो एक दोस्त था गीटो वो अलग हो चुका है एंड अब गोजो पूरी तरीके से अकेला हो चुका है। मतलब शोको तो मिशन पे जाते ही नहीं, बट अब गोजो एकदम अकेला हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पे गोजो को याद आता है तोजी की बात, जो उसने बोली थी कि उसका बच्चा है एक मेगमी, और गोजो को यहाँ पे बोला था कि मेगमी के साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो। गोजो अभी मेगमी से ही मिलने जाता है एंड वो यहाँ पे मेगमी को देखते के साथ ही शॉक हो जाता है, क्योंकि मेगमी बिल्कुल अपने बाप की तरह दिख रहा होता है। खैर यहाँ पे गोजो जो है मेगमी से पूछता है कि हाँ भाई, तुम्हें पता है तुम्हें आज से 2 साल बाद जो है ज़ेनिन क्लैन को सोल्ड कर दिया जाएगा, मतलब यूं कहूँ तो बेच दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हें ज़ेनिन क्लैन के लिए काम करना पड़ेगा एंड तुम्हारी पूरी जिंदगी वहीं पर ही गुजरेगी। मेगमी उसकी बात का जवाब देते हुए ये बोलता है कि हाँ भाई मुझे पता है, हमारे माँ बाप जो हैं उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया, अब खाली मैं और मेरी बहन का होता। मेगमी यहाँ पे गोजो से पूछता है कि हाँ भाई तुम बताओ कि क्या अगर मैं ज़ेनिन क्लैन के पास जाऊंगा तो मेरी बहन वहाँ पे खुश रहेगी। गोजो यहाँ पे बोलता है कि नहीं, मेरे से पूछो तो ज़ेनिन क्लैन में तुम्हारी बहन बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। ऐसा क्यों है, ये चीजें तुम्हें आगे जाके स्टोरी में पता चलेंगी। बट यहाँ पे गोजो उसे दूसरा ऑप्शन देता है। गोजो यहाँ पे बोलता है लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम यहाँ पे मेरे साथ लो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा एंड तुम्हारी बहन भी काफी ज्यादा खुश रहेगी। मेगमी के लिए एक ही चीज इम्पोर्टेंट थी एंड वो थी उसकी बहन, तो यहाँ पे वो गोजो के साथ चलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एकदम प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे गोजो बैठा हुआ है एंड उसके सामने जो है नोबारा, यूजी एंड मेगमी है, जो कि उसे चिल्ला चिल्ला के उठा रहे होते हैं कि सेंसे उठ जाओ, आप ही ने तो हमें बुलाया था। एंड यहाँ पे गोजो ये देख के काफी ज्यादा स्माइल हो जाता है, क्योंकि पहले जो अकेला था वो अब वो अपने स्टूडेंट्स की वजह से अकेला नहीं है, वो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है एंड उसके पास एक फैमिली भी है। खैर इसके बाद यार यहाँ पे यही पार्ट एंड हो जाता है। इसके अगले वाले पार्ट में कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी लाऊं तुम लोगों के लिए। एंड हाँ, इसके अगले वाले पार्ट के अंदर हम जो स्टोरी को कवर करने वाले हैं वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वो थोड़ी सी मतलब तोजी और गोजू वाले आर्क के आगे ही प्रेजेंट होती। तो यार फाइनली हमारी ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, बस एक कमेंट कर दिया करो कि भाई अगला पार्ट कब आ रहा है, मुझे एकदम से रिमेम्बर हो जाता है एंड मैं फटाफट से अगला पार्ट ले आता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।